सो हे गाइस, जैसा कि हमने वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि शाओ चैन की फाइट हो चुकी होती है जीयू और लिंगर के साथ में, जहां पर जीयू शाओ चैन के साथ में फाइट करने के लिए यूज करने लगता है अपने मॉन्स्टर्स लेवल बीस्ट को, जो कि होता है एक सेंटीपीड, जिसके साथ में फाइट करने के लिए शाओ चैन ने अवेकन कर ली होती है अपने हेवन लेवल की पावर्स को, जहां पर साथ ही साथ उसने अपने तीनों ही घोस्ट दोस्तों को भी निकलवा लिया था। जिसके बाद फिर वो यहाँ से जा चुके होते हैं जंगल के और भी ज्यादा गहराई में। इसका पीछा करने की कोशिश की होती है प्रिंस जीयू और लिंगर ने भी, जिसकी वजह से प्रिंस जीयू के काफी सारे साथी मारे जा चुके थे और जो शाओ चैन होता है वो पहुंच चुका होता है इमॉर्टल किंग के सामने, जहां पर लिंगर भी उसके साथ में होती है, लेकिन शाओ चैन उसे वहीं पर फंसा कर चला जाता है। जिसके बाद फिर जब शाओ चैन की फाइट हुई होती है प्रिंस जीयू के साथ में, तो उसने अपनी पावर्स का यूज करते हुए प्रिंस जीयू के एक हाथ को ही काट दिया था। साथ ही साथ उसने प्रिंस जीयू के सभी साथियों को भी जान से मार दिया था। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है शाओ चैन को उसके तीनों ही घोस्ट दोस्तों के साथ में, जहां पर वो लोगों के साथ में आगे की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसका जो दोस्त होता है किंग ऑफ हेल, जिसका हाथ शाओ चैन को बचाने की वजह से खत्म हो चुका था, वो अब किसी भी तरीके से अपने नए हाथ को पाना चाहता था। इसी वजह से वो एक सूखी हुई लकड़ी को अपने हाथ की जगह पर लगाने की कोशिश करने लगता है, जो चीज वो सभी लोग देख रहे थे। और शाओ चैन उससे कहता है कि दोस्त, क्या ये चीज काम करेगी? और वाकई में ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि आखिर एक सूखी हुई लकड़ी किसी भी लिविंग बीइंग के साथ में कैसे कनेक्ट हो सकती है। जो नजारा देखकर किंग ऑफ हेल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ रहा था, क्योंकि उसे किसी भी तरीके से अपना हाथ वापस चाहिए था। इसीलिए वो उस लकड़ी को उठा के दूर फेंक देता है, जहाँ से आ रहा होता है किंग ऑफ रीइंकार्नेशन, जो ये सब कुछ देखकर दुखी हो रहा था। उसे अपने साथी की ऐसी हालत को देखकर दुख हो रहा था, लेकिन हम ये देख पाते हैं कि किंग ऑफ रीइंकार्नेशन के पास में होती है कोई एक मेडिसिन। शाओ चैन इस चीज के लिए अपने आप को दोषी बताने लगता है और वो किंग ऑफ हेल से कहता है कि माफ करना दोस्त, क्योंकि ये इंजरी मेरी वजह से ही हुई है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने भी ये किया है उसे इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, कि उसकी जान तो मैं अपने ही हाथों से लूंगा। जहां पर तभी अब चलते हुए आ जाता है किंग ऑफ रीइंकार्नेशन, अपने साथी को हटाते हुए पहुंच जाता है किंग ऑफ हेल के सामने, और वो उस मेडिसिन को लगाने लग जाता है किंग ऑफ हेल के उसी टूटी हुई जगह पर। शाओ चैन उससे कहता भी है कि बताओ तो दोस्त, आखिर ये तुम्हारे पास में क्या है? लेकिन वो तो केवल नजारों को ही देख रहा था कि किस तरीके से किंग ऑफ रीइंकार्नेशन उसके हाथ का इलाज कर रहा था, लेकिन उसने वो मेडिसिन जरा से ही टच कराई होती है। शाओ चैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो उससे पूछता भी है कि दोस्त, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? जिसके तुरंत ही बाद फिर जैसे ही किंग ऑफ रीइंकार्नेशन ने अपनी मेडिसिन की एक बूंद को किंग ऑफ हेल के कटे हुए हाथ पर डाला होता है, तो फिर तभी अचानक से ही चारों तरफ की ही एनर्जी जाने लगती है किंग ऑफ हेल के हाथ पर, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर आ जाती है और अचानक से ही रीग्रो होने लगता है उसका एक नया हाथ, जो चीज इन लोगों के लिए एकदम ही शॉकिंग होती है, क्योंकि रीजनरेशन की एबिलिटी को लाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। शाओ चैन किंग ऑफ रीइंकार्नेशन की तारीफ करते हुए कहता है कि भाई तुमने तो कमाल ही कर दिया, जिस चीज से किंग ऑफ हेल खुश होता है। और तभी किंग ऑफ रीइंकार्नेशन ये बताने लगता है ये है असल में नेक्टर, और ये मुझे प्राप्त हुआ था ट्रीनेंट ट्राइब से। जो बात सुनकर शाओ चैन भी शॉक हो जाता है, क्योंकि ये एक्चुअली में होता है लाइफ नेक्टर। जहां पर तभी किंग ऑफ हेल और उसके साथी के बीच में बात होती है। किंग ऑफ रीइंकार्नेशन के पास में ऐसी कोई मेडिसिन इतने समय से थी जिसके बारे में आज तक उसने इन दोनों को कभी भी नहीं बताया। इसी वजह से वो ये कहने लग जाता है कि जल्दी से उस मेडिसिन को मेरे हवाले कर दो। यहाँ तक कि वो तो उस नेक्टर को छीनने की भी कोशिश कर रहा था। इसकी वजह से किंग ऑफ रीइंकार्नेशन के हाथ से वो नेक्टर छूट जाता है, जो कि जमीन पर गिरकर चारों तरफ ही फैलने लगा था, जिसकी पावर सच में इतनी ज्यादा कमाल की होती है। यहाँ पर चारों तरफ जो छोटी छोटी एल्गी होती है, कि उसके पास में भी रीजनरेशन की पावर आ जाती है और वो भी ग्रो होने लगती है। आसपास के जितने भी पेड़ पौधे फूल पत्तियां होती हैं वो सभी के सभी भी खिल जाती है। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उन सभी को एक नई जिंदगी मिल चुकी हो। केवल चंद पलों के अंदर ही यहाँ का सारा नजारा ही बदल चुका था। यहाँ तक कि उस पावर ने तो शाओ चैन और उसके साथियों की भी बॉडी को भी नॉरिश कर दिया था। शाओ चैन कहने लगता है कि क्या वाकई में नेक्टर ऑफ लाइफ की पावर ऐसी होती है, जिसकी वजह से यहाँ का सारा वातावरण ही चेंज हो चुका था। बहते हुए पानी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो भी एकदम ही प्योर हो चुके थे। इसीलिए फिर तभी शाओ चैन कहने लग जाता है किंग ऑफ रीइंकार्नेशन से, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि आखिर तुम्हारे पास में ये नेक्टर कहाँ से आया था? तो किंग ऑफ रीइंकार्नेशन शाओ चैन को बताता है कि ये असल में उसने चुराया था काफी समय पहले, तभी से ये चीज उसके पास में ही थी, जिसको उसने अपने साथ में बहुत ही संभाल के भी रखा हुआ था। तो शाओ चैन उससे कहता है कि यानी कि तुम यहाँ पर काफी समय से रहते आ रहे हो, जिसकी वजह से इस आइलैंड की हर एक चीज के साथ में तुम लोग वाकिफ भी होगे। यहाँ पर कौन सी चीज कब होती है वो भी तुम लोगों को पता होगा। कहने लगता है कि क्या तुम तीनों में से किसी ने भी हाल फिलहाल में इस ड्रैगन आइलैंड के ऊपर एक लंबे बालों वाली औरत को देखा है? क्योंकि वो असल में बात कर रहा होता है अपने सेक्ट की गॉडेस के बारे में। जो नाम सुनते ही ये तीनों के तीनों घोस्ट एक साइड हो जाते हैं और तभी किंग ऑफ रीइंकार्नेशन उसको बड़ी ही लचकती हुई चाल के साथ में
बताता है और काफी अदाएं भी दिखाता है। सारे के सारे ड्रामे करने के साथ साथ वो तो उसको नाच के भी दिखा रहा था, जिसके इशारों को शॉ चैन तुरंत ही समझ जाता है और ये कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल मैं उस लेडी के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि उड़ सकती है। शॉ चैन समझ जाता है कि जरूर से ये लोग बात कर रहे होंगे उसी गॉडेस के ही बारे में, इसीलिए वो उन लोगों से कहता है कि मुझे प्लीज जल्दी से उसके बारे में बता दो। जिसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जियो को, जो कि भागते हुए अब पहुंच चुका होता है लिंगर के पास में। उसे कहने लगता है कि प्रिंसेस प्लीज मेरी बात को मानो, आज जो कुछ भी हुआ मैं वो सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। लेकिन लिंगर अब उसकी बातों में आने नहीं वाली थी। वो अपने यूनिकॉर्न के ऊपर बैठती है और तुरंत ही यहाँ से उड़कर चली जाती है। प्रिंस लिंगर को रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन अब वो रुकने वाली नहीं थी। प्रिंस चिल्लाते हुए कह रहा था कि मेरी बात को मानो, मैंने कभी भी आपकी जान लेने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि आपके साथ में जो कुछ भी हुआ है मुझे तो उसके बारे में पता भी नहीं था। जो बात सुनकर लिंगर कहती है कि देखो प्रिंस, तुम और मैं हम दोनों के ही रास्ते अलग अलग हैं, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने रास्ते पर जाओ और मुझे भी अपनी जिंदगी को जीने दो। जिसके तुरंत ही बाद लिंगर यहाँ से जा चुकी होती है। जिस मोमेंट पर तभी प्रिंस के पीछे से वहाँ पर आ जाता है उसका सेनापति, जिसको देख के प्रिंस को गुस्सा आ जाता है और ये कहने लगता है कि गोयान आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ तक कि वो तो गोयान के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को भी चलाने वाला था, लेकिन गोयान प्रिंस के हमला करने से भी टस का मस नहीं होता, बल्कि वो तो ये कहने लगता है कि प्रिंस आपकी फैमिली की उम्मीदें आपसे काफी ज्यादा लगी हुई हैं और मैं आपको किसी भी तरीके से एक लड़की के चक्कर में बर्बाद नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये बात आपको ही पता होगी कि हमारे क्लेन मेंबर्स भी आपका इंतजार कर रहे हैं ताकि आप वहाँ पर एनसेंट्रल ड्रैगन को पकड़ कर ले जाओ, क्योंकि तभी जाकर आपकी जियो क्लेन की रेपुटेशन दोबारा से बन पाएगी। और ड्रैगन के बारे में सुनकर तब जाकर प्रिंस का गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ था और वो कहने लगता है कि आप चिंता मत कीजिए, बेशक मैं एनसेंट्रल ड्रैगन को अपने ही हाथों से पकड़ूंगा, लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी काम मेरे लिए ये है मैं शॉ चैन के हेड को अपने ही हाथों से काट कर अलग करूं। केवल तभी जाकर वो अपने दिल में भर चुकी उस नफरत को बाहर निकाल पाएगा। जिसके बाद फिर में दिखाया जाता है आसमान में उड़ती हुई लिंगर को, जो कि जब आगे जा ही रही थी तो उसी मोमेंट पर उसके हेड में थोड़ा सा दर्द होता है और वो फेंट हो जाती है। जिसका पता जैसे ही लगा होता है उस यूनिकॉर्न को, तुरंत ही उड़ते हुए जंगल के उस एरिया के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है पॉजिटिव एनर्जी, जिस एनर्जी की वजह से तुरंत ही अब होश आ चुका होता है लिंगर को। और इस जगह को एक्चुअली में कहा जाता है ट्री वैली। यहाँ पर लिंगर अभी तक आई नहीं थी, इसीलिए वो कहने लगती है कि आखिर ये जगह कौन सी है। लेकिन जो यूनिकॉर्न होता है वो तो बढ़े जा रहा होता है यहीं पर लगे हुए एक बहुत ही विशालकाय पेड़ की तरफ। ये पेड़ असल में होता है सभी के सभी पेड़ों का ट्री एंसेस्टर, जो कि सदस्य होता है ट्रींट ट्राइब का। यूनिकॉर्न ट्री एंसेस्टर के प्योर वाटर को पीने लग जाता है, जहाँ पर जैसे ही लिंगर अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट को चेक करती है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइफ एनर्जी बहती है। इस मोमेंट पर तभी ट्री एंसेस्टर की बॉडी से काफी सारी टहनियां निकलने लगती हैं, जो कि बढ़ रही होती हैं लिंगर की तरफ। इसका एहसास जैसे ही लिंगर को होता है वो तुरंत ही चौकन्नी हो जाती है, क्योंकि उसको पूरा यकीन होता है कि ये जो टहनियां हैं वो उसके ऊपर हमला करेंगे। इसी वजह से लिंगर तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उन टहनियों के साथ में मुकाबला करने लगती है। लेकिन ट्री एंसेस्टर का पावर लेवल इतना कमजोर नहीं था कि कोई ह्यूमन उनको हरा दे। इसकी वजह से उन्होंने लिंगर को चारों तरफ से ही घेर लिया था, जो कि अब कुछ कर नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। इसके ऊपर अब तभी नजर पड़ जाती है यूनिकॉर्न की। वो देखता है कि ये टहनियां मारने के लिए जा रही हैं लिंगर को। इसकी वजह से वो लिंगर को बचाने के लिए तुरंत ही पहुंच चुका होता है बीच में। इसने जैसे अपने पावर्स को एक्टिवेट किया होता है तो वो सभी के सभी टहनियां अचानक से ही गायब हो जाती हैं। इस मोमेंट पर अब तभी ट्री एंसेस्टर कहने लग जाते हैं यूनिकॉर्न से, तुम तो यूनिकॉर्न हो सेक्रेड बीस्ट क्लेन से, और वैसे तुम्हारे क्लेन वाले हमेशा ही हमारे ट्रींट क्लेन के दोस्त बन के रहे हैं, इसी वजह से हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि वैली के अंदर कोई भी आउटसाइडर अलाउ नहीं किया जाता। जो बात सुनकर यूनिकॉर्न को गुस्सा आ रहा था, इसी वजह से अब वो अपने पंखों को भी फैला लेता है। तभी ट्री एंसेस्टर ये कहने लग जाते हैं कि अब क्योंकि तुम इस आउटसाइडर को ऑलरेडी अपना मास्टर बना ही चुके हो, इसी वजह से अब हमारी उसके साथ में कोई भी दुश्मनी नहीं है। वो सारी नाराजगी भुला देते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं हम तुम लोगों को आज के लिए यहाँ पर रहने की इजाजत भी दे देते हैं, लेकिन याद रखना कि इसके बदले में तुम लोगों को हमारे ट्रींट ट्राइब की हेल्प करनी होगी। जो बात सुनकर लिंगर कहने लगते हैं कि आपको क्या लगता है आखिर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, जिन्होंने तुरंत ही अपने लाइफ वाटर की एक बूंद को दे दिया होता है लिंगर को, जो कि उसकी सारी इंजरीज और पावर्स को हील करने के लिए काफी थे। लिंगर को फील होता है कि उसकी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से भर चुकी है लाइफ एनर्जी से। इसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है शॉ चैन को, जो कि चलते हुए अब और भी आगे बढ़ते जा रहा था, क्योंकि उसे इस जगह के बारे में बताया होता है किंग ऑफ रिइंकार्नेशन ने। असल में शॉ चैन को यहीं पर ही आने के लिए कहा था। जो जगह तो देखने में सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल भी लग रही थी, जिसकी सुंदरता चारों तरफ ही नजर आती है। जहाँ पर भी नजर घुमा दो खूबसूरत नजारे ही दिखाई देंगे। यहाँ तक कि यहाँ के जो खूबसूरत
नजारे हैं वो पानी के अंदर भी कम नहीं होते कि हमें पानी के अंदर जाते हुए किसी गॉडेस को दिखाया जाता है जिसके पीछे सैकड़ों मछलियां भी थी जो कि पावर्स में काफी स्ट्रांग होती है और उसकी भी बॉडी भरी हुई होती है लाइफ एनर्जी से। ये नजारा तब और भी ज्यादा कमाल का हो जाता है जब ये गॉडेस पानी से बाहर निकलती है मछलियों के साथ में, जिसको असल में देख लिया होता है शॉ चैन ने। शॉ चैन ये नजारा देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि ये तो है असल में गॉडेस। वो गॉडेस जैसे नीचे आती है तो शॉ चैन उनसे कहने लगता है कि क्या आप मॉर्टल रियल्म से आई हुई गॉडेस लैन नाओ हो, जो कि काफी ज्यादा दूरी पे होती है। इसी वजह से शॉ चैन उसको देख नहीं पा रहा था। वो बताने लगता है कि मेरा नाम है शॉ चैन और मैं यहाँ पर आया हूँ ज़िउज़ोउ से। गॉडेस मेरी आपसे तहे दिल से एक रिक्वेस्ट है। जो बात सुनते ही वो गॉडेस ये कहने लग जाती है कि यानी कि तुम यहाँ पर आए हो ह्यूमन वर्ल्ड से। शॉ चैन बताने लगता है कि हाँ बिल्कुल मैं वहीं से ही आया हूँ। कुछ दिनों पहले ही एक हादसे की वजह से मैं गॉडेस के असेंशन प्लेस में आ गया था जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आ गया। अब जानती नहीं हो मुझे गॉडेस से मिलने के लिए कितनी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी और मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरी हेल्प कर सकती हो मुझे वापस से मेरी दुनिया में भेजने के लिए। क्या आप मेरे लिए हेवनली गेट को खोल सकती हो ताकि मैं वापस से अपने घर पर जा सकूं। जो बात सुन के अब तभी वो गॉडेस अपना रूप बदलने लगती हैं और ये कहती हैं कि क्या तुम वाकई में हेवन का दरवाजा खुलवाना चाहते हो। लेकिन असल बात तो ये है कि मैं ऐसा कर नहीं सकती। लेकिन अब क्योंकि तुम ह्यूमन वर्ल्ड से आए हुए एक वॉरियर हो तो तुम मेरे लिए कुछ ऐसा कर सकते हो जिसमें मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और ये गॉडेस पावर्स में मॉर्टल ट्रांसफॉर्मेशन के 4th हेवन में होती हैं। जो बात सुन के शॉ चैन कहता है कि यानी कि आप लैन नाओ नहीं हो। इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।